जीवन की शुरुआत भी वहीं से होती है और मृत्यु भी यहीं से होती है। तो दोनों चीज़ें साथ साथ हो रही हों तो यहाँ से तंत्र मंत्र यंत्र सब शुरू हो जाता है। धर्मेंद्र बोलता है कि मेरे पास रहने की जगह नहीं थी, खाने की जगह नहीं थी, तो बंजर भूमि होगी ना उसके जीवन। ऐसे ही अमिताभ बच्चन के साथ है, ऐसे बहुतों के साथ होता है। जो शुक्र का तुला का आदमी होता है, वो जो होता है वो दिखता नहीं है, वो दिखता है वो होता नहीं है। ये वो साइन है स्कॉर्पियो का जो इतना आदमी को मौका देता है कि वो एक अपना सिग्नेचर इस्टेब्लिश कर सके। धार्मिक होगा तो बहुत दूर तक नहीं चल पाएगा, धार्मिक होगा तो दिखावा आ जाएगा। अगर वो आध्यात्मिक होगा तब फिर वो मुक्ति की ओर जाएगा। सेजिटेरियस के लग्न के लोग हों या राशि के लोग हों, वो जिस स्थिति में होते हैं उससे बेहतर अपने को करते ही करते हैं। नमस्कार, मैं कविता चैतन्य एबीसी चैनल अजय भांभी पॉडकास्ट में आपका स्वागत करती हूँ। आज फिर डॉक्टर अजय भांभी जी हमारे साथ जुड़े हैं ज्योतिष के और राशियों के कुछ प्रतीक चिन्हों के कुछ अनसुलझे रहस्यों को उजागर करने के लिए। नमस्कार सर, आपका स्वागत है। सर, आपकी एक बुक है स्वयं बने ज्योतिषी। मैंने इसमें से कुछ लाइनें कोट की थी तो मैं उसे पढ़ती हूँ। आज हम तुला राशि की बात करते हैं। तो शुक्र की राशि है, इसकी पहली राशि वृष है। वृष राशि के लिए आपने लिखा है कि ये बंजर भूमि है। वृष में बंजर भूमि थी जिसे परिश्रम से उत्पादक बनाया गया था और वहीं से जीवन का प्रारंभ हुआ। और तुला में आपने बताया है कि हमें एक भिन्न स्थिति मिलती है जहाँ चीज़ें फल फूल रही हैं, उत्पादन हो रहा है, एक नए संसार का परिचय करवा रही है। तो यहाँ आप किस संसार की बात कर रहे हैं? देखिए, जब हम ज्योतिष की बात करते हैं तो इसमें जो हमको समझ में आता है, इसमें जो चिन्ह होते हैं, संकेत होते हैं, रेखा चित्र होते हैं, जिलिफ होते हैं, ज्योमेट्रिकल साइंस होते हैं, जी या माइलस्टोन्स होते हैं, इनका बड़ा महत्व है। ज्योतिष जो है बड़ा बहुत ही प्राइमोर्डियल शास्त्र है, बहुत ही पुराना शास्त्र है। मतलब जी हाँ, एक ऐसा शास्त्र है कि जो कितना पुराना है ये मैं भी नहीं बता सकता। जी हाँ। हम बोल तो वो आसानी से देते हैं, ये वेदों से आया, जी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वेद बनाने से पहले भी आदमी सोचता होगा। इसने वेद भी लिखे होंगे, ज्योतिष की बात करता होगा वो ऋषि, वो सोचता होगा कि कैसे किया जाए कुछ भी। जब भी कुछ नया करना होता है तो क्या क्या प्रतीक हो सकते हैं, प्रतीक क्या हो सकते हैं, चिन्ह क्या हो सकते हैं। जी हाँ। तो सबसे पहला प्रतीक तो सूर्य हो गया। आपको सूर्य दिख रहा है तो एक अपने आप में प्रतीक है। और सूर्य से उजाला भी हो गया, सूर्य से एनर्जी भी हो गई, सूर्य से जीवन भी हो गया। तो यहाँ से आदमी की शुरुआत होती है। फिर वो कहता है कि सूर्य तो ठीक है लेकिन ये चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है, तो ये चंद्रमा से मैं क्या समझूँ। तो ऐसे ही वहाँ तो उसको दो बातें तो उससे मिल गई। अब उसे मान लीजिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। आज तो आपके पास जीपीएस है, आज आपके पास सारे शहर हैं, सारे गांव हैं, सब रास्ते हैं, उसको मालूम नहीं। आपको यहाँ से मान लीजिए ऐसे किसी जंगल में किसी आदमी को भेजना है कि आप यहाँ से 50 किलोमीटर दूर जाओ जी, तो आप कैसे भेजोगे उसे, क्या बोलोगे? सर कुछ संकेत बताएंगे कि मतलब ऐसे कुछ आएगा, कुछ ऐसा पेड़ आएगा या कुछ पत्थर आएगा। जैसे आजकल बोल देते हैं कि इतने नंबर पिलर आएगा तो वहाँ से मुड़ जाइएगा, संकेत। मेट्रो वाले तो पिलर आपने बना दिए जी, तो वहाँ पर जो पिलर जो थे वो पिलर थे जो आदमी ने कहा कि ये जंगल इस प्रकार का होगा या ये पहाड़ इस प्रकार का होगा, वहाँ पर नदी की धार बड़ी कम हो जाती होगी। तो उसने इस तरह से जानकारी धीरे धीरे प्राप्त की। जी। जब उसने प्राप्त की तो फिर उसने उसको जो चिन्ह थे, जो संकेत थे, रेखांकित किया जी। तो इसलिए उसको समझने के लिए दो तरीके हैं। एक तो आपको किताब में लिखा हुआ है, आपने पढ़ लिया। अब आप किताब लिख रहे हैं, आपके पास कोई आधार नहीं है। हाँ जी। अब आप कैसे कहिएगा, तो कैसे आप उसको समझेंगे? तो अगर आपको मान लो तुला राशि को समझना होगा, तुला लगन को समझना होगा, तो आपने बोला शुक्र है, ठीक है साहब शुक्र है। तो अब शुक्र भी हमारे पास दो तरह का है।
जी एक हाँ। वृष का शुक्र है, एक तुला का शुक्र है। उन दोनों की जो पूरा सोच समझ है, जी उन हाँ। लोगों की सोच समझ है, या ये दोनों शुक्र हैं, उन दोनों का मामला अलग हो जाता है। जी हाँ, आपने जैसे लिखा है कि वृष राशि से कि मैदानों से यात्रा शुरू हुई और बंजर भूमि को मतलब उस वहाँ से उत्पादन के लिए बनाया उसे। जब भी किसी के जीवन की शुरुआत होती है वो ज़ीरो से होती है, जी हाँ, बिल्कुल। वहाँ कुछ नहीं होता, वहाँ उसके पास में कोई आधार नहीं होता। जी। अभी बड़े बड़े एक्टर्स होते हैं, धर्मेंद्र बोलता है कि मेरे पास रहने की जगह नहीं थी, खाने की जगह नहीं थी, तो बंजर भूमि होगी ना उसके जीवन की। ऐसे ही अमिताभ बच्चन के साथ है, ऐसे बहुतों के साथ होता है, बड़ी कॉमन सी बात है। तो आपके पास में कोई आधार नहीं है और फिर उसके बाद सब कुछ है आपके पास, इतना कुछ है कि आपकी कोई सीमा नहीं है। बिल्कुल जी। तो वो कब है जो बंजर भूमि को फर्टाइल बनाने में की क्षमता रखता है, और जी। जो उसको क्षमता रखता है और उस क्षमता के साथ काम करता है, तो उसको फिर हमने जो किताब लिख रहे थे हम, ये किताब को लिखे हुए 24 साल हो 24 गए। साल हो गए हैं हाँ, सर। पूरा मैंने जैसे देखा है तो काफी मतलब काफी इसमें सेल हो पुरानी रही किताब है। है, लोग बहुत पसंद तो करते हैं इसे। उस समय जो मेरा 20-22 साल का अनुभव था ज्योतिष का, तो वहाँ से मैं ज्योतिष समझता था, तो मैं उसके प्रतीकों को, चिन्हों को बड़ा महत्व देता था। जी हाँ। तो इसका जो चिन्ह है लीब्रा का, इसमें आपने चिन्ह के लिए भी लिखा है कि इसका जो रेखांकन अपने आप में विशिष्ट है। इसमें एक स्वतंत्र पड़ी रेखा है जिसके ऊपर एक सेमी सर्कल बना हुआ है और उसके दोनों सिरों पर दो छोटी रेखाएं बनी हुई हैं जो इसे एक लूप या छतरीनुमा आकार देता है। ठीक नीचे एक लाइन है हाँ जी। और ऊपर एक इंडिपेंडेंट लाइन है, यूँ ऐसे करके। जी हाँ। तो इसका मतलब है दो लाइनें हैं लेकिन वो आपस में कनेक्ट नहीं है और कनेक्ट हैं। तो एक तो नीचे लाइन है, एक उसके ऊपर ऐसे लाइन है, दो लाइन है और एक सेमी सर्कल से वो हाँ। कनेक्ट है। वो हेड हो सकता है, हेड भी हो सकता है। हाँ जी। तो इसका मतलब हुआ कि नीचे कुछ आधार चाहिए आपको। नीचे अगर सरफेस हो तो आप उसके ऊपर कैनोपी बना सकते हो, घर बना सकते हो, फाउंडेशन बना सकते हो। तो आपकी फाउंडेशन होना चाहिए जी। और फिर उसमें गैप है। तो जो फाउंडेशन और वो है, तो जो शुक्र का तुला का आदमी होता है, वो जो होता है वो दिखता नहीं है, वो दिखता है वो होता नहीं है। किसी को भी देख लो, चाहे उसका लग्न हो, चाहे उसका वो हो, राशि हो, जो वो होता है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं है। ये तो दोहरा व्यक्तित्व हो गया। एग्जैक्टली क्योंकि दोहरा व्यक्तित्व हो गया। क्योंकि जब भी हम, क्योंकि ये जो साइन है ये भौतिकता का साइन है। शुक्र जो है भौतिकता का ग्रह है, तो भौतिकता के ग्रह के लिए आपको दो तरह के स्टेज से गुजरना पड़ता है। क्योंकि आप अपने को मेटलिस्टिक तो मानते हो, बताते भी हो, लेकिन मेटलिज्म आप पे होता नहीं। अच्छा। और जब हो जाता है तो बताते नहीं। आज आप गरीब हो, आप नौटंकी कर रहे हैं, मैं बड़ा अमीर आदमी हूँ, मैं बड़ा संपन्न आदमी हूँ, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट है। तो पता नहीं चलता सामने वाला आपके, चूँकि आपकी भव्यता को देखकर, आपके बातचीत को देखकर, आपके कपड़ों के अंदाज को देखकर भारी वातावरण क्रिएट कर देते हैं लोग। तो उससे वो समझता है कि ये आदमी तो है। और जब आपके पास माल आ जाता है तो आप बताते हैं मेरे को कुछ नहीं। अच्छा। तो उसका व्यक्तित्व दोनों तरह का होता है। तो कोई पूंजीपति आदमी का आपको कभी नहीं बताएगा कि मेरे पास इतना पैसा है, और जब उसके पास नहीं होगा तो वो आडंबर करेगा कि मेरे पास बहुत कुछ है। तो ये उसका दो चित्र हैं, तो इसको उस एंगल से भी देख सकते हैं। और दूसरा, अगर आप इसको देखें तो उसके पास में एक नीचे एक बेस है, ऊपर जो एक लाइन है वो ये करके ऊपर ऐसे करते हैं। हाँ जी। तो वो अपने को कहीं आकाश से जोड़ना चाह रहा है। अच्छा, क्योंकि वायु तत्व राशि भी तो है ना, वायु तत्व राशि भी है। और उसका जो प्रतीक है, चिन्ह है, उसमें हेड नुमा जो बनता है, तो हेड कहाँ होता है? सर पे होता है। जी हाँ। तो वो अपने सर पे हेड लगाए घूमना चाहता है। वो हेड कब लगता है? जब आप इस लायक हो कि आपको धूप से बचने की चिंता हो, या या एक मुकुट मान लीजिए, मुकुट है आपके पास, उसको मुकुट में भी ले सकते हैं। तो मुकुट वाला स्थिति में भी उसको समझना पड़ता है। तो जब हम इनको लिख रहे थे तो हम चिन्हों पे विचार करते थे। अगर आप देखें, अगर गांव की, मैं तो गांव का आदमी हूँ,
तो गांव में देखें, जो गांव में कोठी होती थी, कोठी जिसमें अनाज रखते थे, आज भी रखते हैं, हाँ जी। तो वो भी इसी प्रकार की होती है। जब भर जाता है वो, तो वो अपने पूरा अपने को संपन्न भी पूरा कर लेता है। जब वो संपन्न होता है तो हर तरीके से संपन्न होता है। तो ये इसके कई तरह के प्रतीक हैं, तो उससे कितने अर्थ निकल सकते हैं, बिल्कुल उनको हमने ढूंढने का प्रयास किया था। तुला राशि का जो सिंबल है, एक तराजू बताया गया है, जिसे कहते हैं कि ये राशि बहुत संतुलित प्रवृत्ति की है। परंतु हर चीज़ में एक विरोधाभास है। जैसे संतुलन है तो उसका विरोधाभास क्या है? असंतुलन। तो जब इस तरह के लोग असंतुलन की स्थिति आ जाती है तो किस तरह की परेशानियां उत्पन्न होती होंगी? देखिए, दो तरह की उनके पास में कन्फ्लिक्ट होता है। एक कन्फ्लिक्ट होता है कि अगर हम इसको बिल्कुल मेटलिस्टिक एंगल से लें तो वो अपने आप को बहुत बड़ा होना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तब जब वो होते नहीं जी। और जब मैंने बोला बड़े हो जाते हैं, फिर बताना चाहते नहीं कि मैं बड़ा हूँ। लेकिन एक माहौल अवश्य बना के रखते हैं कि सामने वाला उनसे भयभीत रहे, उनके रुतबे से भयभीत रहे, उनके जलवे से भयभीत रहे, और उनको दूर से सलाम मारे। ये भी उनकी कहीं ना कहीं इच्छा है। और इसके अलावा वो कहीं बहुत गहरे में स्पिरिचुअल भी होते हैं। इधर मेटलिज्म होता है, उधर स्पिरिचुअलिज्म होता है। इधर भौतिकवाद की तरफ पूरे तरह। हम तो ये कहते हैं कि तुला राशि है, शुक्र स्वामी है, तो इसकी मूल त्रिकोण राशि भी है, तो ये भौतिकता, ऐशो आराम की राशि है। उधर आपने एक और बताया कि ये आध्यात्मिकता भी है। देखिए, ऐशो आराम की राशि निस्संदेह है, सुख समृद्धि की राशि निस्संदेह है। लेकिन जब आपके पास सुख समृद्धि है, जब आपके पास सब कुछ है, तभी तो आपको एहसास होता है कि मेरे से बेहतर कौन हो सकता है, मुझसे बड़ा कौन हो सकता है। वहाँ से अध्यात्म शुरू होता है। अगर कोई आदमी मुझे ये पृथ्वी, ये प्रकृति, अगर मुझे इतना बड़ा बना सकता है तो कोई मुझसे बड़ा भी हो सकता है। तो वहाँ संपन्न आदमी ही ध्यान की बात करता है, गरीब आदमी रोटी की बात करता है। वो तो अपनी रोजी गरीब आदमी के पास रोजी रोटी का इशू है, और जिसके पास सब कुछ है, फिर वो समझना चाह रहा है कि अगर मेरे को इतना मिलता है, मुझे इतना प्राप्त हो सकता है, और इस दुनिया में तो बहुत कुछ है, तो देने वाला कौन है। तो वहाँ से उसकी जो स्पिरिचुअल यात्रा भी शुरू होती है। तो दोनों का गहरा संबंध है। सर, तुला राशि में शनि उच्च का होता है। अब ये भी, हालांकि दोनों मित्र हैं, पर विरोधाभास है। जैसे तुला है तो हम शुक्र की राशि है तो हम बोलते हैं वही मनोरंजन है, ब्यूटी है और ऐशो आराम है। और शनि की बात करें तो ये संयमित, धैर्यवान, मननशील, इसको ऐसे बोलते हैं। और यहाँ ये शुक्र उच्च का हो रहा है। तो अगर किसी की कुंडली में शुक्र की राशि में, मतलब तुला में शनि नहीं है, पर कहीं ना कहीं फिर भी वो शनि के गुण लिए रहेगी वो राशि। देखिए, ऐसा है कि शुक्र और शनि को आपने बीच में लिया ही। शनि एक अलग विषय हमारा, विस्तार से बात करेंगे। शनि का हर किसी के साथ अलग व्यवहार है। उसका सूर्य के साथ अलग व्यवहार है, गुरु के साथ अलग है, चंद्रमा के साथ अलग है, और शुक्र के साथ अलग है। जब वो शुक्र के क्षेत्र में आता है, तब वो शनि वहाँ पर, वो दरिद्र वाला शनि नहीं रहता, दारिद्र वाला शनि नहीं रहता। वहाँ पर शनि वैभव हो सकता है, जो शनि का क्लाइमेक्स हो सकता है, जो शनि का संपन्न रूप हो सकता है, जो शनि का पूरा तेज प्रताप हो सकता है। वो शनि का तेज प्रताप वो शुक्र को देना चाहता है। क्योंकि अगर हम इसको दैत्यों की कहानी से जोड़ें, शुक्र और शनि को जोड़ें, तो वहाँ पर जितने भी हमारे दैत्य होते थे, वो हर तरह से संपन्न होते थे। आत्मा से संपन्न नहीं होते थे, लेकिन भौतिक रूप से संपन्न होते थे। और एक ज़माने में आत्मा से संपन्न भी होते थे, क्योंकि वो जो भी पूजा पाठ करके, ध्यान करके, यंत्र तंत्र करके ही देवी देवता को मना के, देवी को मना के, या शिव को मना के, या कई बार ब्रह्मा जी को मनाकर ही सब प्राप्त करते थे। तो अंदर से वो कहीं शुद्ध भी होते थे। तो यहाँ आदमी, वो तो उनकी बात कर रहे हैं, जब यहाँ आदमी को सब कुछ मिल जाता है, भौतिक तरह से हर तरह संपन्न हो जाता है, आप कितनी बार अच्छा खाना खाएंगे,
और कितनी बार आप एक ही सुख को भोगते रहेंगे। तो सुख को भोग के भी आदमी उससे विमुक्त हो जाता है। आपका पेट भरा हो तो कोई आपके सामने कितने भी मालपुए रख दे, आप नहीं खा सकते। तो जब वो भर जाता है तो फिर वो दूसरी तरफ देखना शुरू करता है। जब दूसरी तरफ देखना शुरू करता है तो वहाँ से आध्यात्म की यात्रा शुरू होती है। धार्मिक होगा तो बहुत दूर तक नहीं चल पाएगा, धार्मिक होगा तो दिखावा आ जाएगा। अगर वो आध्यात्मिक होगा तब फिर वो मुक्ति की ओर जाएगा। जैसे एक कहानी भी है कि जब दैत्य लोग बड़े कमज़ोर हो गए तो उन्होंने शुक्राचार्य से प्रार्थना की, उनके गुरु से, कि आप हमारी कुछ मदद करें। तो शुक्राचार्य ने बहुत शिव की प्रार्थना की, उनसे इस दुनिया की सारी संपत्ति, धन संपत्ति प्राप्त की और संजीवनी भी प्राप्त की। और सब प्राप्त करने के बाद वो जो हारे हुए थे, मरते थे, बीमार थे, दैत्य उन सबको जिंदा किया और धन संपदा जितनी थी सारी उन्होंने प्राप्त की। और वो सारी धन संपदा उन्होंने अपने शिष्यों में, हालांकि वो राक्षस थे, उनमें बांट दी। तो इसका मतलब क्या हुआ, शुक्र का कैरेक्टर ये हुआ कि शुक्र लिप्त नहीं होता, प्राप्त करने तक लिप्त होता है। जब तक उसे प्राप्त ना हो उसके लिए वो कुछ भी करेगा, गलत काम भी करेगा, रॉन्ग भी करेगा। कई सारे लोग हैं इस दुनिया में जो धन पता नहीं किस किस तरह से कमाते हैं, बाद में मालूम पड़ेगा दान करना शुरू भी करते हैं। सर कितनी खूबसूरत बात बताई आपने कि शुक्र लिप्त नहीं होता है, खाली प्राप्त करने की कोशिश प्राप्त करता है। तो फिर उसे लगता है कि मैंने जो प्राप्त किया है मैं गलत तरह से प्राप्त किया है, तो मुझे कुछ पुण्य अर्जित करना चाहिए। तो पुण्य अर्जित करने के लिए फिर वो थोड़ा सा धार्मिक हो जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग धार्मिक होते हैं, अंदर से धार्मिक नहीं होते, लेकिन ऐसे फिर धर्म में करते करते फिर उनमें बदलाव आना शुरू आ जाता है कि अब मैं कहाँ फंस गया। तो शुक्र का जो तुला राशि है वो आपको एक स्थिति में ना कुछ से सब कुछ करने के लिए प्रेरित करती है। जीरो से हीरो की यात्रा की बात करती है। जब आप हीरो हो जाएं फिर आपको लगता है कि अब तो मैं हीरो हूँ, अब मुझे दूसरे क्षेत्र में भी हीरो होना चाहिए, तो फिर वो आध्यात्म की तरफ होता है। कहीं ना कहीं गुरु तो जुड़े ही है ना, शायद शुक्राचार्य पर है तो गुरु ही। अब अगली राशि वृश्चिक राशि की बात करते हैं, जो जल तत्व राशि है। पहले हमने कर्क राशि की बात की थी, तो उसमें आप इस बुक में लिखा हुआ है कि ये प्रवाह है, निर्मल प्रवाह, कर्क राशि। गंगा से भी आपने उसकी उपमा की, और चंद्रमा इसके स्वामी हैं। तो मतलब देख के सुन के ये लगता है कि बड़ी चंचलता होगी एक राशि में, पर जब आपने इसकी व्याख्या की तो एक बड़े धैर्यवान, उसकी मतलब अलग ही व्याख्या हुई। अब वृश्चिक राशि की बात करें तो यहाँ आपने लिखा है कि एक विराट जलाशय है, ठहरा हुआ जल है, जो ऊपर से तो शांत दिखता है पर अंदर रहस्य है। अब इसके लिए आपने ये लिखा है कि जैसे शिशु कोख में पनपता है और आकार लेना आरंभ करने तक गुप्त रहता है, ठीक इसी प्रकार बीज भी अंधेरे में बढ़ता है और गोपनीयता का तत्व बना रहता है। और ये काल पुरुष की राशि की अष्टम राशि भी है, तो यहाँ किस तरह की गोपनीयता है इस राशि में? देखिए, दो चीज़ों में बड़ी गोपनीयता है जी। एक जीवन, हम क्यों आए, कहाँ से आए, क्या पर्पस है हमारा, क्या हमें करना चाहिए जी, क्या नहीं करना चाहिए, क्यों हम पैदा हुए, क्यों हम इसी घर में पैदा हुए, क्यों हमारे यही माँ बाप हैं। तो ये भी रहस्य है, मिस्ट्री है। ये तो कुछ पूर्व जन्म के ही कुछ संबंध कुछ भी है तो वो पूर्व जन्म की मिस्ट्री है ना जी। हाँ बिल्कुल, आपके लिए तो मिस्ट्री है ना जी। और आप अच्छे भले थे, आप मर गए, बीमार हो के मर गए, बीमार हो के मर गए, मरने के बाद कहाँ गए, तो आप कहाँ से आए, कहाँ से गए, तो ये राशि उसको बताती है। आपके आने की खबर नहीं किसी को जी। हाँ, किसी की भी, मेरी भी खबर नहीं ना, आपके किसी एग्जाम्पल की बात है। और जो मर गया वो गया कहाँ? तभी तो कहते हैं ना शास्त्र में कि जन्म और मृत्यु अपने हाथ में नहीं है। अपने हाथ में नहीं है, अपने हाथ में नहीं, लेकिन वृश्चिक के हाथ में। क्योंकि वृश्चिक जो है, आपने बोला अष्टम राशि है, तो अष्टम राशि जो है दो चीज़ों को इंडिकेट करती है जी। एक तो मृत्यु को इंडिकेट करती है, हाँ जी, और एक जन्म को इंडिकेट करती है। तो पहले मृत्यु वाला पार्ट समझते हैं। मृत्यु है वो तो है ही, और दूसरा इसका संबंध सेक्स से है।
और सेक्स से जीवन की शुरुआत है। जी हाँ। तो दोनों ही संकेत इसमें आते हैं। जो मृत्यु है वो भी अननोन है, जी और जो बच्चा पैदा हो रहा है सेक्स से वो भी अननोन है, चाहे वो जानवर का बच्चा पैदा हो रहा हो चाहे आदमी का पैदा हो रहा हो, दोनों में मिस्ट्री छिपी हुई है। तो ये जो मिस्ट्री है ये इस साइन को बड़ा अद्भुत बना देती है। ये उसको अद्भुत बना देती है कि ये, और आदमी कब मरेगा ये उसको नहीं मालूम, मरने के बाद कहाँ जाएगा ये उसको नहीं मालूम। हालांकि ये ज्योतिष का गहरा विषय है, पता लगाया जा सकता है, लेकिन मैं जनरल बात कर रहा हूँ, जनरल में किसी को नहीं मालूम। तो इसलिए जो इसके चिन्ह हैं, इसका जो चिन्ह की अगर आप बात करेंगी तो इसके चिन्ह में भी ये सीक्रेट हमको देखने को मिलता है। हाँ सर, इसकी चिन्ह का मैं देखती हूँ। इसे वृश्चिक राशि का चिन्ह जो है उसके बारे में आपने लिखा है कि 3 जुड़ी हुई रेखाएं एक सर्पिल कुंडली जैसी दिखती हैं, जिसके अंतिम छोर पर एक तीर का निशान है, मानो विषाक्त दंत छेड़ते ही काटने को तैयार है। और यह प्रतीक पुरुष झरना की पूर्ण उत्तेजित अवस्था का भी द्योतक है, जो अपने आप में नवजीवन के निर्माण की शक्ति को लिए हुए है। देखिए, जब हम बात करते हैं स्कॉर्पियो की तो इससे हम 2 चीज़ों को जोड़ते हैं। जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो इसको ऐसे इंटरप्रेट करते हैं। इसके 2 चिन्ह हैं, एक तो स्कॉर्पियो है, बिच्छू है इसका, और दूसरा सर्प है। दोनों ही इस राशि से कनेक्ट हैं बड़ी डीपली। सर्प आपने ये जो हमने प्रतीक है उसको लिया है, उसको लिखा है, प्रतीक में है। जी। और बिच्छू की भी नेचर वैसी है, सर्प की नेचर भी ऐसी है। इससे इसको सर्प से ज़्यादा जोड़ते हैं, क्योंकि जो सर्प जो है अगर आप उसको छू लें अनजाने में तो वो आपको डसे बिना नहीं छोड़ेगा। और जहरीला हुआ तो आपके मरने के पूरे चांस हैं। तो सेम वे में उसको लिंग से भी जोड़ते हैं साइकोलॉजिस्ट, लिंग से भी जोड़ते हैं। मान लीजिए आप किसी कन्या ने सेक्स नहीं किया, उसका जो पहला अनुभव है वो हमेशा डराने वाला होता है। बाकी तो लोग सांप से खेलते हैं बाद में अलग है, बाद में सेक्स एंटरटेनमेंट हो सकता है, लेकिन पहले की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो जो अप्रत्याशित है वो वहाँ पर बताता है। सेम वे में जो बिच्छू है, बिच्छू को अगर आप छू लें, आप पैर रख लें तो वो आपको काटेगा और आपको छोड़ेगा नहीं। तो कहने का मतलब ये हुआ, तो साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि अगर उसको आपने छुआ तो उसके पास जो भी कुछ है, चाहे जहर है या अमृत है, वो आप में डाल देगा। उससे आपको और की उधर तरीका नहीं है। तो वो जो वहाँ से, और जीवन की शुरुआत भी वहीं से होती है। जी हाँ, जीवन की शुरुआत भी वहीं से होती है और मृत्यु भी यहीं से होती है। जो दोनों चीज़ें साथ साथ हो रही हों तो यहाँ से तंत्र मंत्र यंत्र सब शुरू हो जाता है जी। तो यहाँ से ज्योतिष भी शुरू हो जाता है। हाँ, अष्टम स्थान तल मंत्र सारा का भी तो जो अज्ञात है, जो अज्ञात का है, जो ट्रेजर है, जो वो पूरा ट्रेजर है, वो भी यहाँ से शुरू हो जाता है कि इस दुनिया में श्री यंत्र क्या है जी, या देवी क्या है, देवता क्या है, देवता का क्या अर्थ है, शिव के क्या रूप हो सकते हैं, या पूरा जो जितने उनके उग्र रूप हैं या उनके सौम्य रूप हैं। तो जो पूरी जो ब्रह्मांड की गाथा है उसका जो लुब्बे लुबाब है या उसका सोर्स है वो आपका स्कॉर्पियो। क्योंकि यहाँ पर एक ही क्षण में जीवन घट रहा है और एक ही क्षण में मृत्यु घट रही है। तो जहाँ जब दोनों घट रही हैं और यही अंत है, और इस बीच में एक उपलब्धि क्या हो सकती है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए ये साइन बड़ा मिस्टिक साइन है, मिस्टीरियस साइन है, इसीलिए ये समझ में नहीं आता। और इसलिए जो स्कॉर्पियो का बंदा हो, चाहे राशि हो, चाहे उसका लग्न हो, तो वो समझ में नहीं आता आसानी से। मैं यही पूछने वाली थी कि इतना कुछ छिपा हुआ है, तो ऐसे लोगों की ऊर्जा भी क्या छिपी रहती है, वो उसको प्रदर्शित नहीं कर सकते या करते ही नहीं? दोनों में फर्क है? नहीं, वो बिल्कुल करते हैं, बड़े ज़ोर से करते हैं, इतने ज़ोर से करते हैं कि दुनिया देखती रह जाती है। लेकिन उनकी जो पूरी अप्रोच है वो बहुत ही अंदर वाली होती है। मतलब वो आपको यशगान नहीं करते, पहले से गान नहीं करते। हाँ, वो गान नहीं करते। जी। वो अपने कर्म से, अपने काम से जाना चाहते हैं,
बजाय जी कि हाँ। वो वाले बादल हैं जो गरजते नहीं हैं, और जो बरसते हैं तो बरसते चले जाते हैं, बरसते जी, चले जी। जाते हैं। फिर बाढ़ भी आ सकती है, तूफान भी आ सकता है, सुनामी भी आ सकती है। जी जी। तो उनकी क्षमताओं में कहीं कोई कमी नहीं होती, लेकिन सवाल ये है क्या वो अपनी क्षमताएं जानते हैं? हाँ जी। क्षमता होना, क्षमता की संभावना होना, और वो क्षमता आपको पता होना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ ये गड़बड़ है, क्योंकि जहाँ मिस्ट्री है वहाँ इल्यूजन भी है। बिल्कुल। जहाँ अननोन के प्रति मिस्ट्री है, तो आदमी अपनी एक हवाबाजी में भी रह सकता है कि मैं बड़ा जानकार अच्छा। हूँ, और वो दूसरों की बातों को सुन के अपनी बातें बता सकता है, दूसरों की किताबें पढ़ के अपनी बातें बोल सकता है, दूसरे के विचारों को अपना विचार बना सकता है। जब हम दूसरे के विचारों को अपना विचार बना लेते हैं तो हमारे विचार खत्म हो जाते हैं। दरअसल आदमी यही कर रहा है, चाहे स्कॉर्पियो हो या कोई भी हो, वो दूसरे की किताब पढ़ी हुई है, दूसरे की बात सुनिए, कृष्ण ने ये बोला था, वो तो बोला था, बुद्ध ने ये बोला, तुमने क्या बोला। बड़ा मुश्किल काम है। सही, बिल्कुल आदमी ठीक बात है। आदमी मिलेगा नहीं इस दुनिया में ढूंढने वाला, ढूंढना पड़ेगा कि उसने खुद ने क्या बोला। जी हाँ सर, विरले ही लोग हैं जो मनन करते हैं, हाँ, चिंतन करते हैं और निकालते हैं इसलिए उसमें तो से। ये वो साइन है स्कॉर्पियो का, जो इतना आदमी को मौका देता है कि वो एक अपना सिग्नेचर इस्टेब्लिश कर सके। बिल्कुल। जी जी। जो लोग इस दुनिया में अपने आप को स्थापित करते हैं, अपने कारण जाने जाते हैं, हर कोई बुद्ध तो नहीं हो सकता ना, हर कोई कृष्ण हो सकता है, लेकिन आप अमिताभ बच्चन तो हो सकते हैं, और राजेश खन्ना तो हो सकते हैं, सुनील गावस्कर तो हो सकते हैं, तेंदुलकर हो सकते हैं। तो ये वो लोग हैं जो अपने सिग्नेचर से जाने जाते हैं, अपने नाम से जाने जाते हैं, और इनमें से किसी का भी ये लग्न नहीं है, न राशि है। जी मैं बात कर रहा हूँ कि वो जो पहचाने कि ऊर्जा कहाँ से आती है, और मैं उसका दोहन कैसे कर सकता हूँ, मैं उसका इस्तेमाल कैसे कर सकता हूँ। अगर वो इस कला को समझ गया तो वहाँ पर ये स्कॉर्पियो, जो कि हम सबकी राशि कहीं ना कहीं तो होती है, जी हाँ। कोई कुंडली हो आपकी, कोई राशि हो, कहीं ना कहीं तो ये है। तो इससे अगर आप ऐसा करें तो आप कमाल कर सकते हैं। सर यहाँ आपने बातों बातों में वृश्चिक राशि या लगन वाले लोगों को एक रेमेडी भी बता दी कि उन्हें किस तरह से अपने आगे की यात्रा करनी चाहिए। देखिए, जो जहाँ तक रेमेडी के सवाल है, हम क्या समझते हैं कि हम ये उपाय करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। हाँ जी। मैं उपाय के खिलाफ नहीं हूँ, कभी कभी हो भी जाता है, लेकिन खास उपाय, जो पहला उपाय आप हैं, क्या आप जानते हैं आप क्यों कर रहे हैं कोई भी काम, और उस काम के करने में क्या कठिनाई है, वो काम आपसे क्यों हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, क्या आपने उसका ब्लूप्रिंट बनाया है, क्या आपने लिखा है 20 बातें क्यों हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, और जो नहीं हो सकता है वो कैसे किया जा सकता है। तो जो लोग इतना चिंतन मनन नहीं करते, उन कुंडली अच्छी हो तो अलग बात है, वरना इसलिए अधिकतर आदमी सफल नहीं होते कि उनका जो वो है, फिर उपाय करते रह जाते हैं। उपाय लग गया तो ठीक, नहीं लग गया तो अब दूसरा उपाय कर लेते हैं। जो राशियों की चर्चा हो रही है, तो हर राशि में एक अलग ही खूबसूरती निकल कर आ रही है। अब धनु राशि की बात करें तो अग्नि तत्व राशि है। पहले हमने जब मेष राशि की बात की थी तो आपने कहा था इसकी अपरिपक्व अग्नि है। फिर सिंह राशि की अग्नि को आपने परिष्कृत अग्नि बोली। अब जो धनु राशि की अग्नि है उसे आप ज्ञानवान अग्नि बोल रहे हैं। आपकी बुक में भी यही लिखा है कि यह अग्नि अंदर और बाहर दोनों का ही कायाकल्प कर सकती है। यही कारण है कि इसकी प्रवृत्ति परिवर्तनशील और दोहरी है। तो यहाँ किस तरह के कायाकल्प की बात हो रही है? देखिए, जब हम धनु राशि पे आते हैं तो इसको दो एंगल समझना पड़ेगा। एक तो ये तीसरा ग्रुप है राशियों का। हाँ जी। पहला तो कर्क में खत्म हो गया जी। और दूसरा सिंह से शुरू होके वृश्चिक में खत्म हुआ। ये तीसरे का पहली राशि है और गुरु की राशि है, और गुरु की राशि है, और ये चारों राशियाँ अलग हैं, धनु, मकर, कुंभ और मीन, इनका एक अलग है। और जो धनु राशि है इसको हम बोलते हैं कि ये आकाश में अगर हम देखें धनु को तो वहाँ पर इसको विष्णु की नाभि बोलते हैं। धनु राशि को तो विष्णु की नाभि का क्षेत्र है ये।
अच्छा तो यहाँ से ब्रह्मांड की शुरुआत होती है, जी जहाँ से ब्रह्मांड की शुरुआत होती है, जहाँ से युगों की हम गणना करते हैं। जी 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 तो ये वो एक पॉइंट है जहाँ से हम ऐसे पढ़ते नहीं, पढ़ा ही नहीं जाता हमको। जी जी दूसरा ये है, तो ये उसका सेंट्रल पॉइंट है, हमारे जो ज़ोडिएक है उसका सेंट्रल पॉइंट है। तो एक तो इसका ये हुआ, जी और दूसरा यहाँ पर आकर इसका तत्व अग्नि है। हम उसकी बात करें, अग्नि जो है यहाँ पर, चूँकि अग्नि गुरु से संचालित है। एक पहली अग्नि का स्वामी मंगल था एरीज में, दूसरी का सिंह में सूर्य था। यहाँ पर गुरु है। गुरु के पास में जो अग्नि है, अग्नि मीन्स क्रिएशन, अग्नि मीन्स डिस्ट्रक्शन। सिंह में और मेष में तो दोनों काम हो सकते हैं, लेकिन जब गुरु की राशि में आएंगे, धनु में आएंगे, गुरु इसका स्वामी होगा, तो यहाँ पर जो अग्नि है वो उसका संबंध क्रिएशन से है, डिस्ट्रक्शन से नहीं है। और डिस्ट्रक्शन वो है जो नेगेटिविटी है। हाँ जी बिल्कुल। तो गुरु क्या करता है, आपके भीतर जो नेगेटिविटी है उसको तो ख़त्म कर देता है, जी जी जो आपके भीतर पॉजिटिविटी है उसको प्रदर्शित करता है। तो इसलिए ये परिष्कृत से भी आगे चली गई, ये और बेहतर हो गई, ज्ञान की अग्नि हो गई। तो इस राशि के लोग तो बहुत ही नॉलेजेबल होते होंगे। नॉलेजेबल वो राशि के, ये राशि का जो बेसिक स्वरूप है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये मैं यूनिवर्स राशि की बात कर रहा हूँ, मैं व्यक्ति की राशि की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर उसकी राशि में ये गुण हैं, अगर उसमें इन गुणों का सार उसमें मौजूद है, फिर वो आदमी कमाल कर सकता है। वो लोग कमाल करते भी हैं, लेकिन ये संभावना तो डेफिनेटली हर आदमी बनी हुई है ना, कि उसका कितना करता है। अगर चूंकि ड्यूअल राशि भी है, द्वि स्वभाव राशि भी है, अगर वो अपनी नेगेटिव में फंस गया, ईगो में फंस गया। कई गुरु तो जेल में पड़े हुए हमारे आज भी, बहुत सारे गुरु जेल में पड़े हुए। तो उसके जेल में क्यों गए हुए हैं? क्योंकि वो उनका जो ज्ञान था, वो ज्ञान उनका नकली ज्ञान था। नंबर एक, मैं किसी का नाम लेने के चक्कर में नहीं हूँ, वो इसलिए जेल में पड़े हुए हैं क्योंकि उनका ज्ञान नकली था और वो अपने को परमात्मा से कम समझ नहीं रहे थे। तो जब भी कोई आदमी इस राशि का अपनी सीमा से अधिक अपना मूल्यांकन कर जाता है तो पतन में चला जाता है। लेकिन अगर वो उसका मूल्यांकन ठीक है और वो अपने को समझता हुआ, अपनी नेगेटिविटी को काटता हुआ चला जाता है, जैसे फूल है तो अगर वो कांटों को समझ ले तो फिर उसकी जो सुगंध है फिर वो पूरे वातावरण को सुगंधित कर। सर, अब धनु राशि के रेखा चित्र की बात करें तो ये एक तीर का रेखांकन है जिसके निचले सिरे पर क्रॉस का निशान बना हुआ है, जो इसे राशि चक्र में विशेष महत्व प्रदान करता है। अब आपने लिखा है कि धनु राशि का जो तीर है वो उस मानसिक और शारीरिक द्वंद्व का द्योतक है जो उसे लक्ष्य को भेदने से रोके हुए भी है। और जैसे अगर इसकी दूसरे सिंबल की बात करें तो हाथ में तीर कमान लिए हुए एक पुरुष है, तो वो क्या वाकई लक्ष्य साध रहा है या अपने लक्ष्य को खोज भी रहा है? देखिए, दोनों बातें हैं। यहाँ तीर है, दोनों जगह तीर है। हाँ जी। चाहे वो आदमी और घोड़ा है, वहाँ भी तीर है जी, लेकिन एकदम कैसे खड़ा हुआ है। यहाँ पर सिर्फ तीर है, नीचे क्रॉस टाइप बना हुआ है। अब दोनों स्थिति में तीर जा कहाँ रहा है? वही ना कि दिशा तो दिशा है या दिशाहीन ही है? दिशा तय नहीं है। अच्छा, दिशा तय नहीं है, दिशा तय नहीं है, लेकिन ये तीर अब निकलने को तैयार है। जी हाँ, ये रुकने वाला तीर नहीं है। तो इसका मतलब हुआ जो आपके थॉट्स हैं, आपके विचार हैं, जो आपके आइडियाज़ हैं, वो इम्प्रेग्नेंट करने को तैयार हैं। वो वातावरण को में छाने को तैयार हैं, वातावरण को अपने हिसाब से चलाने को तैयार हैं। अगर आपकी सोच, आपके विचार, आपकी दृष्टिकोण, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी प्लानिंग, आपका सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड है, तो आप वो प्रेग्नेंट कर देंगे जो होना चाहिए। जी हाँ। और अगर ऐसा नहीं है तो आप दूसरी दिशा में भी जा सकते हैं, दिशाहीन भी हो सकते हैं, क्योंकि एनर्जी आपके पास बहुत है। हाँ जी। अगर हम राशि के सिंबल की बात करें तो वहाँ पर एनिमल एनर्जी भी है, ऊपर
मनुष्य एनर्जी भी है, ह्यूमन एनर्जी और एनिमल एनर्जी। उसके लिए भी आपने लिखा है कि उसके पैर छिपे हुए हैं। पैर छुपे हुए हैं, करेक्ट। पैर नहीं है तो पैर उसके पास घोड़े के हैं जी। और ऊपर जो है वो खुद मनुष्य के रूप में है, यहाँ से मनुष्य के रूप में है, तो नीचे का उसका एरिया नहीं मालूम। तो ऐसी स्थिति में वो पाश्विक एनर्जी भी है और भौतिक मनुष्य एनर्जी भी है। तो जब दोनों एनर्जी हैं उनमें संतुलन होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारे भीतर ये तो अलग है। हम तो मानते ही हैं कि 84 लाख योनियों से आए, तो हम पशु पक्षी जंगल और पेड़ तो रहे होंगे ना, पर्वत भी रहे होंगे, तो पशु भी रहे होंगे। तो जो पाश्विक प्रवृत्ति है उसका अगर आप अंडरस्टैंड कर सकें, उसको डिस्टिंग्विश कर सकें और उसको अगर आप कर सकें तो आप कमाल कर सकते हैं। जो तीर है वो ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर एक संभावना पूरी पूरी बनी हुई है, क्योंकि आपके हाथ में अब एक ऐसा अस्त्र है जो जहाँ चाहे वहाँ भेदन कर सकता है। और नीचे जो उसके जो है वो जो क्रॉस टाइप बना हुआ है, अगर ऐसा कोई तीर कहीं घुस जाएगा तो पूरा चला जाएगा, क्योंकि उसका इतना फोर्स होगा तो क्रॉस भी चला जाएगा। तो क्रॉस का मतलब जो भौतिक ये क्रॉस बेसिकली इंडियन था और इसके कई तरह से इस्तेमाल होते हैं। हालांकि जीसस से क्राइस्ट इसको जोड़ते हैं। हमारे मंदिरों में अगर कहीं वॉर हो जाए तो वॉर होने के बाद अगर युद्ध शांति की बात होती है तो क्रॉस बनाते हैं। अगर कहीं पर जब महामारी हो जाती है तो उसके लिए भी अगर महामारी को इंडिकेट करना हो तो क्रॉस बनाते हैं। वैसे भी युद्ध में भी, वैसे भी, और एम्बुलेंस में भी अगर आप देखें ना तो क्रॉस होता है। तो क्रॉस के कई सारे मायने हैं, सिर्फ उसको हम एक ही धर्म से या एक हिसाब से नहीं जोड़ सकते। हम जब किताब लिख रहे हैं तो ज्योतिष एक यूनिवर्सल सब्जेक्ट है। जी हाँ। सिर्फ उसको मैं एक जगह बांध के नहीं कह सकता। जी। तो वहाँ पर ये सारा जो उसका क्रॉस है, अगर क्रॉस को एज इट इज़ पकड़ लें तो वो शुद्धता लिए हुए, प्योरिटी लिए हुए, वो बदलाव की स्थिति में, तो यहाँ पर जो सेजिटेरियस के लग्न के लोग हों या राशि के लोग हों, वो अपनी स्थिति में निश्चित तौर पर बदलाव लाते हैं। जिस स्थिति में होते हैं उससे बेहतर अपने को करते ही करते हैं, और उसमें 90% से ऊपर लोग करते हैं। जो नहीं कर पाते उसमें कुंडली में और दोष हो सकते हैं। लेकिन जहाँ तक लग्न की सवाल है, लग्न का सवाल है या राशि का सवाल है, उसमें एक अपनी प्योरिटी जो है, उसमें जो अपनी शुद्धता है, उसमें जो एक अपना जेन्युइननेस है, वो कहीं लैकिंग नहीं हो रही। लैकिंग कुंडली से जो दोष बन जाते हैं वो अलग है। जो धनु राशि की व्याख्या की, तो इन राशि के लोगों को अपनी दिशा तलाशने में या अपने व्यक्तिगत और व्यावहारिक जीवन में एक सामंजस्य बिठाने में आपका क्या सुझाव रहेगा कि वो उसको अमल करके सुगम बना ले? जनरली ये लोग काफ़ी योग्य होते हैं, समझदार होते हैं, और जो डुअलिटी है, जो कन्फ्यूजन्स है, उससे तो आदमी को मुक्त रहना चाहिए। और जब भी आदमी ऐसी स्थिति में थोड़ा ध्यान करे, मेडिटेशन करे या कोई पूजा पाठ करे या अच्छे लोगों की संगति में रहे, सत्संग में रहे, ज्ञानी पुरुषों के साथ रहे, अच्छा गुरु उसको मिले, तो डेफिनेटली ये लोग अपनी स्थिति को बदलने की पूरी क्षमता रखते हैं। और न केवल अपना बदलाव लाते हैं, परिवार में बदलाव लाते हैं, समाज में बदलाव लाते हैं, और अगर ग्रह अच्छे हों तो देश में बदलाव लाते हैं। सर, आज हमने तुला राशि, वृश्चिक राशि और धनु राशि की बात की। तुला राशि में एक अलग ही स्वरूप सामने आया कि ये भौतिकता होते हुए भी कहीं ना कहीं आध्यात्म से जुड़ी हुई है। और वृश्चिक राशि की बात की तो उसमें जो उसके छुपे हुए रहस्य थे आपने उनको बताया। और धनु राशि को एक बड़ा सुंदर नाम दिया, ज्ञानवान ऊर्जा उसकी। तो इस तरह हमारा इस पॉडकास्ट का समय तो पूरा हो चुका है। अगली 3 राशियों के लिए हम अगली पॉडकास्ट में आपसे फिर चर्चा करेंगे। धन्यवाद सर।